Welcome back to my YouTube channel. In today's class, we discuss about the components of balance of payment. So, let's start. So, components of balance of payment क्या है? Components of balance of payment हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट के components जो हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के अकाउंट होते हैं. फर्स्ट जो है करंट अकाउंट, सेकंड जो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी. तो फर्स्ट अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट में आपका रिकॉर्ड रखा जाता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स का और उसके साथ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स का, ठीक है जी. सो क्या है करंट अकाउंट में? करंट अकाउंट में आपके पास तीन चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है. होता तो बीओपी जो है वो रिकॉर्ड है, ठीक है. ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड को हम बीओपी बोलते हैं एंड करंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड आ जाएगा ट्रांजैक्शंस का. बट किन ट्रांजैक्शंस का? इनविजिबल आइटम्स का, विजिबल आइटम्स का एंड थर्ड वन आ गया यूनिलेटरल आइटम्स का, ठीक है. हमने कल चार तरह की आइटम्स पढ़ी थी. कैपिटल ट्रांसफ़र जो फोर्थ वन थी, ठीक है. तो कैपिटल ट्रांसफ़र करंट अकाउंट में नहीं होगी, उसको छोड़ के बाकी तीनों के तीनों करंट अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है जी. नेक्स्ट देखो, इसमें लास्ट लाइन बोला हुआ है हमने कैपिटल ट्रांजैक्शंस में बोला था कि कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो है उससे एसेट्स और लायबिलिटीज़ चेंज हो जाते हैं, ठीक है. तो इसकी सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इसमें उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है जो क्या है विच डू नॉट कॉज अ चेंज इन द एसेट और लायबिलिटीज़, ठीक है जी. एसेट और लायबिलिटीज़ में चेंज नहीं होगा इसकी वजह से. और हमें पता है कैपिटल ट्रांसफ़र्स जो हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज करते हैं और बाकी तीनों जो आइटम्स हैं वो चेंज नहीं करते, ठीक है जी. ये कल की क्लास में मैंने बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं अगर वो चेंज हो रहे हैं तो वो हमारे कैपिटल ट्रांसफर्स में आ जाएंगे. अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ चेंज नहीं हो रहे तो वो हमारे पास इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आ जाएंगे, ठीक है. तो करंट अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो जाएगा विजिबल आइटम्स का, इनविजिबल आइटम्स का और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स आ जाएगा. इन तीनों आइटम्स के बारे में मैंने कल बताया था ये क्या होते हैं, ठीक है. तो डिटेल में वो वीडियो देख सकते हो आप लोग. नेक्स्ट एक आपके क्या लिखा हुआ है करंट अकाउंट में, आपकी जो रिसिप्ट्स होती हैं फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स की. एक्सपोर्ट जो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, तो ये चीज़ हम समझते हैं क्रेडिट आइटम और डेबिट, इनफ्लो और आउटफ्लो को, ठीक है. तो ये टर्म्स देखो, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है क्रेडिट आइटम्स में हमने एंटर करना है एंड उसको हमने इनफ्लो बोलना है. तो ये टर्म्स समझो. टर्म्स का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट क्या होता है कि कंट्री से बाहर चीज़ें जो जा रही हैं, ठीक है. अगर कंट्री से बाहर चीज़ें जाएंगी, कोई भी गुड्स है या फिर सर्विसेज हैं, वो अगर कंट्री से बाहर जा रही हैं तो फ़ौरन से हमारी कंट्री में उसके बदले में क्या आ रहा है? पैसा आ रहा, रिसिप्ट्स आ रही हैं, ठीक है. सो हमारी कंट्री में क्या आ रही है? रिसिप्ट्स आ रही हैं. सो रिसिप्ट्स का आना क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा हमारा, ठीक है. हमारे बीओपी का क्रेडिट हो जाएगा. बीओपी में दो चीज़ें होती हैं, क्रेडिट और डेबिट. अगर दोनों इक्वल हैं तो बीओपी बैलेंस्ड होता है, ठीक है. तो क्रेडिट का मतलब क्या है? जब हमारी कंट्री में रेवेन्यू आती है या फिर हमारी कंट्री को पैसा मिलता है फ्रॉम द अदर कंट्री, ठीक है. रिसिप्ट्स जो हमारी जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, उसमें चेंज होता है, देन दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट, ठीक है. क्रेडिट ऑफ आवर कंट्री, क्रेडिट आइटम्स वो हो जाती हैं, ठीक है. और सेकेंड उसको हम क्या बोलते हैं? दे रिप्रेजेंट इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इनफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है, दैट इज़ अ इनफ्लो, ठीक है. इसके बिल्कुल ऑपोजिट केस चला जाएगा अगर इम्पोर्ट हो रहा है. अगर इम्पोर्ट करेंगे, कंट्री में हम मंगवाएंगे बाहर से चीज़ें, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के गुड्स और सर्विसेज हमारी कंट्री में आएगी, तो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री को क्या जाएगा? पेमेंट्स जाएंगी, ठीक है. हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री को क्या जाएगा? पेमेंट्स जाएंगी. लेट्स सपोज ए कंट्री मेरी है, ठीक है. बी जो है फॉरेन कंट्री है. मैंने बी से अगर इंपोर्ट किया कुछ भी तो मैं उसको क्या दूंगी? पेमेंट्स दूंगी, ठीक है. तो
पेमेंट्स देने का मतलब क्या है, वो किस में ऐड हो जाएगा, हमारी डेबिट आइटम्स में ऐड हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट्स जो है वो किस में ऐड होगा, डेबिट आइटम्स में। सो वही इसके ऑपोजिटली इस डेबिट आइटम्स को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये कंट्री के जो बाहर पैसा जाएगा वो हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, जो कंट्री के अंदर आएगा वो हमारा इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है जी, करंट अकाउंट क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट में क्या है, हाँ जी, कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर होती हैं, एंड उससे क्या होता है, विच कॉज चेंज इन द एसेट एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटीज़ चेंज करती है रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री या फिर गवर्नमेंट की। ठीक है, ट्रांजैक्शंस जो भी कर रहा है, चाहे वो रेसिडेंट कर रहा है कंट्री का, चाहे गवर्नमेंट कर रही है, उसकी एसेट और लाइबिलिटीज़ चेंज हो रही है, जिसके कारण दैट इज़ अ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें हमारी कैपिटल ट्रांजैक्शंस भी आ जाएंगी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट जो है दैट इज़ अ एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट आ जाएगा एफडीआई। एफडीआई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक आप लोग बोल सकते हो, बड़ी फेमस टॉपिक। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, कोई भी कंपनी, हम रिलायंस कंपनी ले लेते हैं, जैसा कि इन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ने बाहर किसी कंपनी की फर्म जो है उसको परचेज़ कर लिया। ठीक है, कोई भी एक फर्म है, उसको रिलायंस कंपनी ने परचेज़ कर लिया, वो फुल की फुल उस पर कंट्रोल किसका हो गया, रिलायंस कंपनी का हो गया। ठीक है, रिलायंस कंपनी हमारी इंडिया की है, तो उसके ऊपर जब फुल कंट्रोल रिलायंस का होगा, उससे मिलने वाले प्रॉफिट किस में आ जाएंगे, इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनफ्लो वाला हो जाएगा। तो इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि रिलायंस कंपनी ने बाहर की किसी फर्म को ख़रीद लिया, दैट इज़ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर दूसरी तरफ हम लोग पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखें, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है किसी एसेट को ख़रीदना, किसके पर्पज़ के लिए, कि हमें रिटर्न्स में प्रॉफिट मिलेंगे, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से हमने कुछ ना कुछ परचेज़ किया, लाइक एसेट, स्टॉक, बॉन्ड, कुछ हमने परचेज़ किया कि हमें रिटर्न्स में कुछ ना कुछ पे मिलेगा। ठीक है, रिटर्न्स मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। सो इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे रिलायंस है, रिलायंस ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में डायरेक्ट फर्म खरीदी थी। ठीक है, ये था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का केस। बट अगर पोर्टफोलियो का केस है, रिलायंस ने किसी फर्म के शेयर खरीद लिए, मतलब कुछ पार्ट जो है वो रिलायंस कंपनी ने ख़रीदा है, पूरी की पूरी फर्म नहीं खरीदी, फर्म का कुछ पार्ट, कुछ शेयर्स हैं वो रिलायंस ने ख़रीद लिए। तो इस केस में क्या होगा, फुली कंट्रोल रिलायंस का इस कंट्री से हट जाएगा। ठीक है, सो फुली कंट्रोल नहीं रहेगा रिलायंस का जो है वो जितने % का उसने शेयर ख़रीदा है उतना ही उसका कंट्रोल रहेगा उसका कंपनी के ऊपर। ठीक है जी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि पूरा का पूरा कंट्रोल रिलायंस का है, जितने प्रॉफिट ने सारे रिलायंस के हैं। बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है, उसने कुछ शेयर खरीदे। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने किस पर्पज़ से, प्रॉफिट के पर्पज़ से। ठीक है जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या है कि हमने किसी फॉरेन कंट्री की पूरी फर्म ही खरीद ली। ठीक है, तो इन दोनों में हमने यही लाइंस में डिफरेंस यही पढ़ना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, परचेज ऑफ एन एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच गिव्स फुल कंट्रोल ओवर द एसेट, की पूरा कंट्रोल मिल रहा है, बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पूरा कंट्रोल नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लोन और बोरिंग। लोन और बोरिंग होती रहती है, उसका क्या है, प्राइवेट, सबसे पहला जो है वो है ट्रांजैक्शंस, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। तो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस क्या है, दीज ट्रांजैक्शंस एफर्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज स्टेटस ऑफ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, स्टेटस किसका चेंज कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, किसी भी प्राइवेट कंट्री की जो ट्रांजैक्शंस हो रही है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, दैट इज़ कॉल्ड अ
प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। जो रिसिप्ट्स हैं वो हमारी क्रेडिट आइटम्स में आ जाएंगी, एंड जो रीपेमेंट्स हम लोग कर रहे हैं लोन्स की वो हमारे पास डेबिट आइटम्स में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? जो एक देश की गवर्नमेंट दूसरी देश की गवर्नमेंट के साथ ट्रांजेक्शन्स करती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में क्या चेंज जब आता है तो इसको देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इन द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ ए कंट्री हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स पड़े होते हैं कंट्री के, उसमें जब चेंज आता है, व्हेन एडिशन टू दीज रिजर्व्स इज़ मेड, जब हमारे रिज़र्व कुछ एडिशन होगा उसमें ऐड ऑन होंगे, ठीक है, रिज़र्व्स हमारे बढ़ेंगे तो वो हमारी पॉजिटिव टर्म हो जाएगी जो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। जब उसमें से कुछ ना कुछ रिज़र्व्स निकाले जाएंगे, विदड्रॉ होंगे, तो वो हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी, ठीक है। देन ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शंस में क्या है, नेक्स्ट टर्म जो है लोन्स आ गए। पहले लोन्स में क्या आ जाएगा? लोन्स रिसीव्ड बाय पब्लिक सेक्शन। पब्लिक सेक्शन से जो हम लोन रिसीव्ड कर रहे हैं फ्रॉम अब्रॉड या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ठीक है, मॉनेटरी फंड कंपनीज, जो भी हम लोग लोन जो है रिसीव कर रहे हैं किसी भी पब्लिक सेक्शन से या फिर IMF से, ठीक है, वो हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। एंड जो लोन हमारे एक्सटेंड हो रहे हैं किसी दूसरी कंट्री की तरफ या हम रीपरचेज कर रहे हैं उसी को, वो हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या है? अमोर्टाइजेशन रीपेमेंट ऑफ ऑफिशियल लोन बाय अदर कंट्रीज कंप्राइज क्रेडिट आइटम्स। जब दूसरी कंट्री रीपेमेंट करेगी वो हमारी क्रेडिट आइटम्स में आ जाएगी, और जब हम करेंगे तो वो हमारी डेबिट आइटम्स में आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है अकोमोडेशन आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट या बिलो द लाइन आइटम्स। दीज टाइप्स ऑफ आइटम्स रेफर टू ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश BOP identity. These are conditions by BOP status of the country. These are not related to those transactions which are determined by profit examination. These items are also known below the line item. Accommodating transactions are placed on capital account. Example क्या दे रखी हुई है? If there is a current account deficit in BOP, then it is deficit is फाइनेंस्ड बाय बोरिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। इसमें क्या है कि अगर करंट अकाउंट जो है, इफ़ देयर इज़ अ करंट अकाउंट डेफिशिट, अगर करंट अकाउंट डेफिशिट हो रहा है BOP में, तो उस करंट अकाउंट डेफिशिट को ठीक करने के लिए जो आपकी पेमेंट्स और रीपेमेंट्स होंगी वो अकोमोडेशन आइटम्स में आ जाएगी बिलो ऑफ द लाइन। मतलब बिलो ऑफ द लाइन जो है ये प्रॉफिट बेसिस के ऊपर नहीं होती ट्रांजेक्शन्स, जो हम प्रॉफिट बेसिस के ऊपर नहीं करते बल्कि BOP को करेक्ट करने के बेसिस पे करते हैं, दैट इज़ अकोमोडेटिंग आइटम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट।